हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। क्या है बच्चे आजकल बड़े 1 4 3 करते रहते हैं ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है यार। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो, क्या हो अगर आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्क डन क्या है, वर्क डन की डेफिनेशन समझ लेंगे भाई, उसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे हम। और साथ ही अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, अगर आपने जो फोर्स लगाया उससे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तब क्या होगा, और अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हुआ तब क्या होगा, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ मतलब वेरिएबल हुआ तब क्या होगा, और अगर आपके पास एक ग्राफ हो, मतलब आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और उससे मतलब ग्राफ किसके बीच भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है ना, और आपको बोला जाए कि वर्क डन फाइंड आउट करो। तो ये सारी कंसेप्ट हैं वो हम आज के वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में क्लियर करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ये वीडियो देखने के बाद वर्क डन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो खैर, चैप्टर का बिना इंट्रोडक्शन लिए हम आगे हमारे वर्क डन कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने लॉज ऑफ मोशन यानी चैप्टर 5 के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है जहां से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उसमें सारे वीडियोस आप वहां जा करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वर्क डन। तो ये वर्क डन है क्या, ये है क्या? आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार तू कोई ना कोई काम कर, यानी तू कुछ ना कुछ वर्क कर। वर्क मतलब क्या? मतलब ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ क्या ये कोई वर्क है? ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आपकी नज़र में क्या लगता है? आपको ये कोई काम है? अरे सर ये क्या काम है, आप तो कैमरे के सामने खड़े हो आराम से। अच्छा, तुम्हें कोई काम नहीं लगता? ये भी काम है, पर ये फिजिक्स की भाषा में कोई काम नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपका पढ़ाई करना कोई काम है? आपकी नज़र में होगा, पर फिजिक्स की भाषा में कोई काम नहीं है। आपके सामने एक औरत है, मतलब कोई भी है, एक लड़की है, औरत है, कोई भी है यार, अपने सर पे कुछ उठा के ले जा रही है, बहुत डिस्टेंस तक लेके गई, कुछ भारी सा अपने सर पे रख रखा है। आपने उसको जाके बोला कि आपने कोई काम नहीं किया, आपका वर्क डन 0 है। बिल्कुल, फिजिक्स की भाषा में उसका वर्क डन 0 है, लेकिन ऐसा उसके सामने मत बोलना, नहीं तो आपका क्या हाल करेगी आप भी जानते हैं, है ना। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन थोड़ी सी अलग चीज़ है। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। देखिए क्या कहा मैंने, यहाँ पे मैंने कहा आपके पास कि वर्क डन है वो क्या है, तो वर्क डन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, और या फिर मैं कहूँ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। स्केलर प्रोडक्ट तो जानते होंगे यार, पढ़ चुके हैं ना, चैप्टर 4 में आपको पहले बता चुका हूँ। स्केलर प्रोडक्ट, ये फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और इसके बीच में लगा हुआ एक छोटा सा डॉट। इस डॉट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लाई, यार कौन सा मल्टीप्लाई है? स्केलर। अच्छा, इस अगर डॉट को हटा दिया जाए तो आपको याद होगा कि आ जाता है कोस थीटा। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो यार, कुछ नहीं बिगड़ा है ना। W इक्वल्स टू क्या हो गया? FS कोस थीटा। आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, और फिजिक्स में ना फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं आए और सब कुछ आ जाए तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है, और सब मतलब ये आ जाए और बाकी सब कुछ नहीं आए तब भी क्वेश्चन नहीं हो पाता होगा शायद, है ना। लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूला आपको आ गया है तो ज़्यादातर आप सिचुएशंस में क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, है ना। देखो क्या बोला मैंने, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है भाई? वर्क डन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। अरे यार ये बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? SCALAR, स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। अब यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है तो थीटा का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा, ऐसे ही तो हमने नहीं लिख दिया होगा ये थीटा। थीटा डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड कर जाती हैं। अच्छा, और ज़्यादा अच्छी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊँ वर्क डन के लिए,
ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, द प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसा कर दो ना, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, आई ना 11th 12th की बात, इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस बार ये dr क्या लिख दिया, ये dr है वो डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है। जो dr हमने लिखा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा एक बात और सुन लो अब यहाँ पे, जो वर्क डन होता है वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? जो वर्क डन होता है वो स्केलर है कि वेक्टर है? ये जो वर्क डन है आपका स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। होनी कैसी चाहिए थी, वेक्टर होनी चाहिए थी। ये देखो यार, फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर होता है। अरे फोर्स वेक्टर होता है कि नहीं होता, फटाफट बता दो आप मेरे को। फोर्स है वो कैसा होता है, वेक्टर होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर होता है। किसने बताया? अरे यार डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अच्छा ये भी नहीं पता वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है। मतलब वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट बतानी पड़ेगी क्या, इसकी यूनिट होती है जूल। अरे लिख देता हूँ इधर, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक जाने वाले हैं, बहुत बेसिक से बहुत एडवांस। अब देखो, अगर एक और यूनिट लिखना चाहूँ तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ये तो पता होगा यार। उसके बाद इनटू में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो क्या इसकी यूनिट न्यूटन मीटर नहीं हो गई? लिख तो सकते हैं। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्या NM न्यूटन मीटर लिख सकते हो? ज़रूर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास फोर्स के मतलब वर्क डन के बारे में सीधी सीधी सी बातें हो गई भाई। वर्क डन की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिखा, इसको समझ लेना ध्यान से। जो ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा यार इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये dr जब मैंने लिख दिया ना, इसका मतलब है जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आया ना। इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो, जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ना हो ना, तब इसका यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, तब इसका यूज किया जाता है। मैथ वाले सर से पूछना ज़रा, मैथ के बिना फिजिक्स अधूरी है, फिजिक्स के बिना मैथ अधूरा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जो इंटीग्रेशन है उसका मतलब क्या है भाई, बहुत सारी क्वांटिटीज़ को जब एक साथ आप जोड़ देते हो ना लाके, तब तो आप ये कहिए कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, देखो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और इससे जो आ रहा है वर्क डन वो कैसा है, स्केलर है। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, जूल। दूसरी यूनिट आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, ये आप कह सकते हो ना। और dr यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और f किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि f है वो क्या है, फोर्स है। इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब ये एफ एस कोस थीटा, यहाँ s क्या है, s भी डिस्प्लेसमेंट है। ये सर ये भेदभाव क्यों यार, कभी s लिख देते हो कभी dr, समझोगे धीरे धीरे समझोगे, सारा एक साथ समझना चाहते हो क्या, देख लो अभी धीरे धीरे। देखो क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई आपके सामने है और वो कुछ उठा के ले जा रहा है, मतलब अपने सर पे उठा के ले जा रहा है, ले जा रही है, उसका वर्क डन 0 है। ये कैसे, देखो अगर आपके पास इस थीटा की वैल्यू, पहला केस है, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू मान लो 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा, जब भाई फोर्स और ये थीटा क्या है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स भी अगर इसी डायरेक्शन में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा हो, मेरे सामने कोई खड़ा है, खड़ी है, मैंने मारा धक्का, अच्छे काम नहीं है। देखो सामने कोई खड़ा है, मैंने मारा धक्का, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में ना यार, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है,
जब कोई एंगल नहीं होता तो एंगल होता है 0, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एंगल आपका 0 डिग्री है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन कितना होगा, तो आप ये कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कोस थीटा। तो फोर्स कितना है, फोर्स जितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट जितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो लिख दो कोस 0 डिग्री। और हमें पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मतलब आपका जो वर्क डन है वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर, तो 100 इंटू 5 ये फोर्स, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। सीधा है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, पहला केस था। दूसरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, देखो सेकंड के अंदर मैं ये कर रहा हूं कि अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ये मैं जो अभी बता रहा था ना वही वाला केस है कि लड़की सर पे रख के कुछ ले जा रही है। आजकल की लड़कियां सर पे रखती नहीं है वैसे कुछ, पर इसमें क्या है, पढ़ने के लिए हम मान सकते हैं, है ना। पहले होता था कि भाई बहुत सारे मतलब आग वगैरह जलाने के लिए लकड़ियां गांव में से तोड़ के ले जाया करती थी औरतें, लेकिन आजकल वो सिस्टम चलता नहीं है। पर फिर भी मान लो कि भाई थीटा, और अगर घर में सामान लाना भी है तो कौन लेके आते हैं, तुमसे क्या छिपा है यार, कौन लाता है ना, घर में रहते हो। देखो तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर ये एंगल ऐसा हो गया, दोनों के बीच परपेंडिकुलर, अगर मतलब फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, वो लड़की जो जा रही है ना वो ऐसे जा रही है सीधी, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, सीधा। अच्छा, वो सामान पे फोर्स कहाँ से लगा रही है, नीचे से फोर्स लगा रही है। क्या हो रहा है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा यार, 90 डिग्री अगर हो गया है तो फॉर्मूला लगाओ, W इक्वल्स टू FS कोस थीटा। तो ये मैंने लिखा W वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कोस 90 डिग्री। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। अरे होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो उस लड़की का वर्क डन 0 था। अगर आपने एक दीवार को धक्का दिया, बड़ी ज़ोर से धक्का दिया, ठीक है, धक्का दे रहे हो आप, आपका मन कर रहा है भाई धक्का दे, चलो धक्का दे रहे हैं, धक्का देते देते दीवार हिल ही नहीं रही है, आपका वर्क डन कितना है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से अगर कोई भी चीज़ 0 हो तो वर्क डन 0 ही आएगा, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, एक 0 हो गया तो सीधी सी बात है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं किसको, थर्ड पॉइंट यहाँ से हम लेके चल रहे हैं कि अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये कैसे पॉसिबल है सर, ये ऐसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उसको तुमने एक रस्सा बांधा हुआ है, तुम खींच रहे हो, तुमने फोर्स लगाया, लेकिन उधर से कोई और भी खींच रहा है और वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, जो उधर से खींच रहा है तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। अब तुम वो बॉक्स को भी ले गया और तुम्हें भी ले गया साथ साथ, हुआ ना। तुमने फोर्स इधर लगाया, तुम्हारे लिए तुमने कितना वर्क डन किया मैं ये निकालना चाहता, उसका वर्क डन भाड़ में जाए, तुमने वर्क डन कितना किया मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो अपन ने फोर्स इधर से लगाया था, वो अलग बात है, बाद में वो साथ अपने को भी ले गया, है कि नहीं। तो इस ऐसी सिचुएशन में फोर्स तुमने इधर लगाया था और डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ। अब यार डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना तुम्हें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू, मार्कर गिर गया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यार तुम अपने घर से निकले, स्कूल के लिए निकले, लेकिन तुम स्कूल ऐसे सीधे नहीं गए, तुम पहले किसी शॉप पे गए, फिर अपने फ्रेंड के घर गए, फिर अपनी फ्रेंड के घर गए, फिर बाद में स्कूल पहुंचते हो ऐसे। ये क्या हो गया, ये है क्या, ये चीज़, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है डिस्टेंस। लेकिन तुम अपने घर से निकले और सीधा स्कूल पे गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। पता होगा यार ये सब तुम्हें, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू अगर 180 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है आपके पास, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा नेगेटिव। देखो W इक्वल्स टू मैंने लिखा FS और कोस 180 डिग्री, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। अरे यही तो फॉर्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। सीधा है। देखो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा -FS। कैसे आया सर, अरे यार कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है
कोस 180 डिग्री। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, पक्का नहीं दिख रहा अब तो, है ना, ज़्यादा उधर चले गए अपन। तो देखो यहाँ पे कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1। तो मैंने यहाँ -1 लिखा तो -fs हो गया कि नहीं हो गया यार। ये 3 केस है, सिंपल, यह भी सिंपल चल रहा है। अभी मैंने नहीं बताया आपको कि भाई वर्क डन क्या होगा अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो, क्या होगा अगर आपका मतलब फोर्स है ना वो वेरिएबल हो, ग्राफ वगैरह अभी नहीं बताया आपको, सिंपल चीज़ें बताई हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको आई जे के याद है या भूल गए? अरे आई जे भूल भी तो बहुत जाते हो ना तुम। आई कैप और इधर है आपके पास जे कैप और इधर है आपके पास के कैप। ये के कैप होता तो यहाँ है पर यहाँ इंडिकेट करते हैं। ये याद है कि नहीं है? अब याद आ गया होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, आई डॉट आई कितना होता है? अगर मैंने लिखा आई डॉट आई तो कितना होता है? पहली चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या होता है? ये होता है यार आई एंड साथ में होता है कोस थीटा। और बताओ आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा? आई और आई के बीच में एंगल 1 होगा। अरे आई और आई के बीच, यार ये आई कैप, ये भी आई कैप, आई और आई के बीच एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कोस थीटा मतलब कोस 0। तो यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? मतलब आई इंटू आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपके पास। आई इंटू आई 1 हो जाएगा, ऐसे ही तो होता होगा। लेकिन अगर मैं आई इंटू जे कर दूँ, या फिर देखो पहले इसको ख़त्म करो। दूसरा, अगर आपने ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप लिखा तो भी 1 आता है। और तीसरा, अगर आपने के कैप, कोई पूछेगा नहीं अब ये क्यों आ रहा है सर, और 1 लिखा तो भी 1 ही आता है। के कैप डॉट के कैप 1 ही आता है। लेकिन अगर आपने आई को जे से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने आई कैप को मल्टीप्लाई कर दिया जे के साथ, तो क्या ये आ जाएगा आई कैप, जे कैप, आई कैप और जे कैप और कोस 90 डिग्री। अरे यार ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा के। अरे होता है। एफ एस किसके बराबर होता है? एफ एस कोस थीटा के। अरे वहीं से आ रही हैं सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 4 मेरे सारे वीडियो देख लो जाके, मेरे या किसी के भी देख लो, पर समझ आना चाहिए। बात ये है, देखो आई डॉट जे इक्वल्स टू आई जे कोस 90 डिग्री। 90 कोस 90 जहाँ आ गया वैल्यू 0। तो अगर आप आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप आई को के से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 90, तो भी 0 आएगा आपके पास। और अगर आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर के को अगर आपने मान लो मल्टीप्लाई कर, आई को आपने जे से किया, फिर जे को आपने के से कर दिया, ऐसे मान लो आपने जे कैप को मल्टीप्लाई कर दिया के कैप के साथ, तो भी आपके पास 0 आएगा। ये बातें बताने की नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस कर दिया है कि जो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात आपको बतानी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद फिर मैं आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा एडवांस में, है ना। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछ लो आपसे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, आपके साथ क्वेश्चन के नाम पे एक मजाक कर रहा हूँ। क्या है देखो, टेल मी डिस्प्लेसमेंट इफ आई रोटेट समथिंग। अगर मैं किसी चीज़ को रोटेट कर दूँ ना, जैसे मेरा मार्कर है और ये ऐसे लगा हुआ है, मैंने इसको ऐसे रोटेट करना है, तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना तुम। देखना मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कहीं भी एक रोड है, उसको अटैच कर दिया मैंने, ठीक है। ये कोई एक रोड है, इसको मैंने अटैच कर दिया है वहाँ, ठीक है। कोई भी लोहे की एक रोड है, प्लास्टिक की रोड है, जो मर्जी मान लो यार, ठीक है। ये एक रोड है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। इस रोड पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे? एक तो फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ, ये मैंने फोर्स लगाया F, ठीक है। कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है ना। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब ऐसा समझ लो कि अगर मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो 50 न्यूटन ही है, वो चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट। और अगर वो बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो, मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझो कि कोई चीज़ को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ और ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ और करते 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 फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, इसको बोलेंगे वेरिएबल। या कम करते जा रहा हूँ फोर्स को, इसको वेरिएबल। फोर्स की वैल्यू अगर बदलती है ना तो वेरिएबल, और अगर एक जगह फिक्स है तो कांस्टेंट। इसमें कंफ्यूज होने अभी पर बात नहीं करेंगे उसकी। देखो
आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे इस सेंटर से एक फोर्स और काम कर रहा होगा नीचे की तरफ, mg। अरे मास इनटू ग्रेविटेशन यार, ये रोड है, इसका मास मान लो m है, इसकी लेंथ मान लो तुम l है, x है, जो भी इसकी लेंथ मान लो, इसके मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स तो काम कर रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से mg। अरे कर रहा होगा ना नीचे यार, इसको मार्कर को लटका दो, mg लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा यार, कैसी बात। अच्छा, फिर यहाँ पे भी एक फोर्स काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने अटैच कर रखा है ऊपर की तरफ, मान लो एक फोर्स लग रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये भी हमारे पास एक फोर्स है, इसको F1 मान लो, इसको मान लो F2। आपने इधर से पुश किया और इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, दो पोजीशन है इसकी, आपने इसको रोटेट कर दिया इधर, आपने इस रोड को इधर रोटेट कर दिया, ओके, इधर घुमा दिया आपने, देख पा रहे हो यहाँ पे जो F फोर्स लग रहा था वो तो अभी भी उतना ही लग रहा है, जो F फोर्स लग रहा था वो तो उतना ही लग रहा है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये फोर्स कैसा था, कांस्टेंट था, ऐसा मान लो, ये जो फोर्स है ना ये क्या था, कांस्टेंट था, चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है mg, वो तो काम करेगा ही, नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है मास इनटू ग्रेविटेशन, उसको तो करना ही पड़ेगा ना भाई, जो फोर्स यहाँ पे मास इनटू ग्रेविटेशन mg, ये तो करेगा ही अब भी, क्योंकि इसका मास तो अभी भी m ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे भी जो फोर्स F वर्क कर रहा है, जो इसको रोक के रख रहा है इस पॉइंट से, तो वो फोर्स भी इधर वर्क कर ही रहा होगा। चलो बात खत्म, ठीक है। वो फोर्स अलग हो सकता है, मान लो इधर था जब कुछ फोर्स अलग लग रहा था, इधर था तो कुछ फोर्स चेंज हो गया, मान लो वो वेरिएबल है, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन देखो क्या था, टेल मी डिस्प्लेसमेंट इफ आई रोटेट समथिंग। मैंने इसको रोटेट कर दिया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट देखोगे कहाँ से? एक बात बताओ यार, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, बोर बिल्कुल नहीं होना है, बोरिंग क्लास कभी नहीं होती है फिजिक्स की। चीज़ों को समझते जाओगे तो क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू क्या था, ये था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये था, अरे था आपके पास। तो जहां आपको फोर्स देखना है, जहां आपको वर्क डन देखना है, यानी जिस फोर्स पे जहां फोर्स देख रहे हो वही उसकी वजह से आप डिस्प्लेसमेंट देखो। ये बात नहीं समझे आप? यहां पे देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अगर इस पॉइंट पे जो जहां पे फोर्स लग रहा था इसकी बात करूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अरे है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो अगर मुझे इस फोर्स के लिए वर्क डन निकालना हो ना, तो इस फोर्स ने बताओ कितना काम किया, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट लूंगा इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट का। समझ पा रहे हो? अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे ये बताओ कि mg फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो अगर मैं फोर्स की जगह mg लिखूंगा ना, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ये नहीं लूंगा, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से ये पॉइंट का लूंगा। जिस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसी पॉइंट से आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। समझ पा रहे हो? और यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो तो 0 है। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं भाई, यहीं पे फोर्स लग रहा था, इसी पॉइंट पे अभी भी है रोड, इसी पॉइंट पे पहले थी, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। तो यहाँ का तो अगर वर्क डन की बात करें तो 0 हो गया। और इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको वो लेना है, यानी हर तरह के फोर्स के लिए अगर आपके पास 4 फोर्स काम कर रहे हैं, अगर आपके पास 4 फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितने हो सकते हैं? 4 ही हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेना। चलो इसको थोड़ा सा काट के डिस्प्लेसमेंट बस इतना लिख देता हूँ। अगर 4 फोर्स काम कर रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रख लेना कि डिस्प्लेसमेंट भी 4 होंगे। हर फोर्स के लिए उसका खुद का डिस्प्लेसमेंट आपको देखना होगा। ऐसे मत कर देना यार कि ये फोर्स के लिए वर्क डन निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इसका लगा दिया। ऐसा नहीं, चीज़ें रोटेट हो रही हैं। सीधा जब चल रहा है तब दिक्कत नहीं है। आपके सामने कोई खड़ा है, खड़ी है, आपने धक्का मारा जचा के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, सीधा हुआ है, तब प्रॉब्लम नहीं आती है। पर चीज़ें रोटेट करती है ना, रोटेट करती है, तब जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया, कॉर्नर पे लगाया, तो कॉर्नर से कॉर्नर का लो।
डिस्प्लेसमेंट। अगर बीच में फोर्स लगा तो बीच से बीच का लो, देखो ये देखो यहाँ से, समझ पा रहे हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो जहां फोर्स लगा रहे हो अगर रोटेट करते हो तो वहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ना dr, ये कहाँ पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। किस पे डिपेंड करेगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जहां पे आपने फोर्स लगाया है ना उसी के डिस्प्लेसमेंट पे सब डिपेंड करेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आपको वहीं पे लेना है जहां पे जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है। मैं जो बात क्लियर करना चाहता था आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना। आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके लिए। सर कितने क्वेश्चन पूछोगे, अरे अभी तो एक भी नहीं पूछा ना तुमसे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक तो आप चल रहे हो सीधे, ठीक है, चल रहे हो, एक आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, सीढ़ियों पे चल रहे हो, है ना, सीढ़ियों पे चल रहे हो, ठीक। जब आप सीधे चल रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है ये बता दो। जब आप सीधे चल रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। आप वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो ना, जैसे यहाँ पे देखो ये चलने लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। गलत, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहा है, ये मिस्टेक कर देते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चल रहे थे और चलते चलते जिस फ्रिक्शन ने काम किया, जिस फ्रिक्शन ने आपको हेल्प किया चलने में, उस फ्रिक्शन ने आप पे कितना वर्क डन किया ये बता दो। तो वो वर्क डन कितना होगा। तो देखो बात ये समझ लो कि आप अगर ऐसे आगे की तरफ चल रहे हो ना, अगर आप ऐसे आगे की तरफ इस सरफेस पे चल रहे हो, समझना इस बात को, आप इस सरफेस पे आगे की तरफ चल रहे हो, जैसे ही आप अपने पैर को रखते हो ना, जैसे ही आप अपने पैर को रखते हो, तो जब आप पैर को रख रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ, और अर्थ आपके ऊपर, ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। आपने फोर्स लगाया कहाँ, पीछे की तरफ, ग्राउंड आप पे फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही है, अगर इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्क डन बताओ, मुझे आप बताओ वर्क डन का फॉर्मूला तो अभी तक याद हो चुका होगा आपको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ एस कोस थीटा। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, अभी सिंपल फॉर्म में ले रहा हूं, है ना, सिंपली। तो भाई फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, आप भी इधर जा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स ने आप पे वर्क डन कितना किया, ये वर्क डन कितना होगा। अभी मैं आपसे बोलूं कि ये वर्क डन की वैल्यू होती है 0। ये वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, ऐसी सिचुएशन में जब आप चल रहे हो ना, तो फ्रिक्शन ने जो आप पे काम किया उसकी वैल्यू होती है 0। तो हाँ बोलोगे सर ये कैसे, ये क्या मजाक है, अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, एफ एस होना चाहिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो तो सही ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, आप चल रहे हो, उसमें जब फ्रिक्शन है वो आप पे कितना काम कर रहा है। आप ऐसे चल रहे थे, ये पैर आपने रख रखा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अरे इसी पैर पे तो कर रहा है, ये एक पैर जो आपने रख रखा है इसी पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। इस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। फोर्स तो चलो काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ये एस कौन बताएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अरे क्या है डिस्प्लेसमेंट, 0। ये तो मूव कर ही नहीं रहा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। अच्छा, फोर्स आपने लगाया, फ्रिक्शन फोर्स ठीक है आप पे काम कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, जिस पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरा पैर आपका हवा में है, दूसरा पैर से आप आगे चल चुके हो। अब जिस पैर से आप, यानी ये वाला पैर अगर आपका टिका हुआ है तो दूसरा पैर हवा में है, तो जिस पैर से आप आगे मूव कर रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देख लो वो ग्राउंड से अटैच थोड़ी है। ऐसी सिचुएशन में जो पैर आपका हवा में है उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा, फ्रिक्शन फोर्स कोई नहीं काम कर रहा, और जो पैर आपने टिकाया हुआ है
उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही जब आप पैर चेंज कर दोगे तो ये वाला पैर हवा में आ गया, इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो फोर्स जीरो हो गया, तो डिस्प्लेस आपका वर्क डन अपने आप ही जीरो हो गया। अच्छा, दूसरा पैर जो टिक रहा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, यस, लेकिन उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो तो रखा है ना वहीं पे, उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? फिर जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप उठा दोगे उसको, उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में आपका वर्क डन क्या होता है? जीरो। ये बात ध्यान रख लेना जब आप वॉक करते हो, जब आप चलते हो, तो कोई पूछे कि चलने की वजह से फ्रिक्शन कौन सी तरफ काम कर रहा है, जब आप चल रहे हो तो आप पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, तो पीछे मत बोल देना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, उसी डायरेक्शन में लगता है। कोई बोले वो फ्रिक्शन फोर्स तुम पे कितना काम कर रहा है, वर्क डन कितना है उस फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू तुम पे, तो आप बोल देना जीरो। कितना है? जीरो। ये पहला केस था। अगर क्या हो कि अभी तो आप सीधे सीधे चल रहे थे, अगर आपके पास सीढ़ियां आ जाएं, ठीक है, जैसे यहां से आपके पास आ जाएं सीढ़ियां, और अगर इन सीढ़ियों पे आप चलने लगो, ये आपके पास सीढ़ियां हैं, ये कोई फ्लोर है और फ्लोर से लगी हुई हैं सीढ़ियां, ठीक है, और इन सीढ़ियों पे आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, तो ये हो आप, ठीक है, और बेसिकली यहां से आप सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हो। ऐसी सिचुएशन में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? जब आप सीढ़ी पे पैर रखते हो, ऐसे रखते हो, तो नीचे से आपके पैर पे एक फोर्स लगता है। अरे बता दो कौन सा है? नॉर्मल फोर्स। अगर आपको पता है, अगर आपको याद है, जितना पढ़ाया हमने लॉज ऑफ मोशन में, जितना फोर्स वगैरह हम पढ़े हैं, अगर आपको अभी तक याद है तो आपको याद होगा कि वो फोर्स कौन सा है? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। क्योंकि सरफेस जब कांटेक्ट में होती हैं तो नॉर्मल फोर्स वर्क करता है। ये बात आपको क्लियर है? तो आपने जैसे ही पैर रखा, आपने फोर्स लगाया फ्लोर पे, ये जब ऊपर चढ़ रहे हो तब की बात है, और उस फ्लोर ने आप पे एक फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स, और कोई बोलता है इस नॉर्मल फोर्स ने वर्क डन कितना किया? ये बताओ। ये दूसरी सिचुएशन है। पहला क्वेश्चन जब पूछा था तो मैंने क्या कहा था? फ्रिक्शन फोर्स। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नॉर्मल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? भाई नॉर्मल फोर्स ने जो वर्क डन किया वो भी आपका जीरो है। वर्क डन जीरो नहीं है। ये बात कंफ्यूजन में मत रह जाना कि कोई सीढ़ियों से चढ़ के जाता है तो उसका वर्क डन जीरो होता है। अरे नहीं, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल फोर्स से वर्क डन क्या है? अगर मैं बोलूं ना कि इसका टोटल वर्क डन कितना है, तब तो फिर पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार तुमने 9th में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू mgh। जब वो ऊपर जा रहा है तो क्या उस पे एक ही फोर्स काम कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स ही काम कर रहा है। अरे मास इनटू ग्रेविटेशन, वो भी तो कर रहा है, और वो हाइट पे जा रहा है। हाइट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ऐसी सिचुएशन में mgh, इससे आपके पास वर्क डन निकल आएगा। वो तो चीज अलग है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं। जब आपने पैर टिकाया, आपने पैर टिकाया ऊपर चढ़ने के लिए, इस पे टिकाया आपने पैर, तो ये फ्लोर ने आप पे नॉर्मल फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। और इसने कितना वर्क डन किया, इसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ, मैं वो बात कर रहा हूं। तो जब आपने पैर रखा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ तब वो आपकी सरफेस से अटैचमेंट हट गया, बात खत्म। एक पैर आपने रखा, फिर दूसरा आपने ऊपर रख दिया, फिर आप हवा में, फिर वो रखा, फिर ऊपर वाला, ठीक वही चीज जो फ्रिक्शन के साथ हो रही थी। तो यानी नॉर्मल फोर्स लग रहा था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा। समझ पा रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में भी नॉर्मल फोर्स के थ्रू किया गया जो वर्क डन है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। हाइट पे जब जा रहे हो ना आप, तब वर्क डन जीरो नहीं होता है। किसी को मत बोल देना कि भाई आप, सर ने बताया था हमें कि नीचे से जब ऊपर हम स्ट्रिंग चढ़ के जाते हैं तब वर्क डन जीरो होता है। नहीं होता वर्क डन जीरो। mgh, इससे निकाल लेना ये फॉर्मूला लगा के वर्क डन। मास रखना, उस आदमी का मास कितना है वो रखना, ग्रेविटेशन की वैल्यू रखना 9.8 होती है, और हाइट रख देना जितनी हाइट पे वो गया। यहाँ से इस फ्लोर से लेके टोटल हाइट माप लेना है ना, और वो रख के वर्क डन निकाल लेना। पर मैंने सिर्फ क्या बोला कि नॉर्मल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अब बात सुन लो, अगर ये आपकी स्ट्रिंग वो वाली हो जो आपने मेट्रो स्टेशन में देखी होंगी, मतलब वो जैसे चलती रहती है ना, साथ साथ में चलती रहती है। पहली सिचुएशन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी सिचुएशन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये आपकी स्ट्रिंग है ना वो चल रही है, मतलब आप सिर्फ जाके खड़े हो गए हो और आप खड़े खड़े आराम से ऊपर जा रहे हो। अब नॉर्मल फोर्स ने बताओ वर्क डन कितना किया? वो वर्क डन जीरो था कि पॉजिटिव था कि नेगेटिव था?
ध्यान से सोचना इस बात को। अब आप पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, फ्लोर नॉर्मल फोर्स लगा रही है, पर आप हवा में नहीं जा रहे। ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट भी देखो आपका हो रहा है। आप नीचे से देखो कितनी हाइट पे पहुंच चुके हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका। पहले आप यहां थे लेकिन बाद में आप यहां पहुंच गए हो। आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया। क्या आप डिस्प्लेसमेंट होते टाइम आपने फ्लोर से पैर हटाया? नहीं हटाया। मतलब फोर्स लग रहा था, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा था और साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था। अरे फोर्स भी हो गया और जब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो क्या वर्क डन जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शन सेम है। ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा, ऊपर की तरफ ही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो यहां से लेके यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे यहां से हुआ लेकिन हाइट तो टोटल यही थी ना। आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा था, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो क्या आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो जाएगा? कैसा होगा भाई? ऐसी सिचुएशन में जो आपका वर्क डन होगा वो हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। अब ये ध्यान रखना, वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पर मैं ये कब बात कर रहा हूं? जब आप यहां खड़े हो और ये सीढ़ियां अपने आप मूव कर रही हैं। जो पहले वाली सिचुएशन थी ना, जब आप चढ़ के जा रहे थे तो नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स जो कि सरफेस की वजह से काम करता है, टच होती है जब दो सरफेस तब काम करता है, उसकी वजह से जो वर्क डन था ना वो 0 था। ये बात ध्यान हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा आई होप। ये 3 क्वेश्चंस थे। जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लगता है, वर्क डन 0 होता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। समझ गए? फ्रिक्शन फोर्स, कोई धक्का मार रहा है तो वर्क डन 0 नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपका वर्क डन 0 होता है। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन आप पे किया? 0। जब आप सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हो तो नॉर्मल फोर्स ने आप पे कितना वर्क डन किया? 0। लेकिन जब सीढ़ियां अपने आप चल रही हैं तब वर्क डन 0 नहीं है, तब वर्क डन पॉजिटिव होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहली सिचुएशन थी, ये फर्स्ट, ठीक है। ये सेकंड सिचुएशन थी और ये जो वर्क डन आपका पॉजिटिव आया, जो वर्क डन आपका पॉजिटिव आया तो ये कैसी सिचुएशन थी? थर्ड सिचुएशन थी, है ना। ठीक, ये नॉर्मल फोर्स, आई थिंक आपको समझ आ ही रहा होगा। राइटिंग थोड़ी इतनी खराब तो नहीं होगी यार मेरी, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। क्या हो अगर आपके वर्क डन को, मतलब वर्क डन का क्या होगा अगर आपके फोर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए? वर्क डन का फॉर्मूला अरे याद हो गया होगा अब तक तो यार। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था आपके पास? वर्क डन इक्वल्स टू, यहां पे था इंटीग्रेशन एफ वेक्टर और इनटू में डी आर वेक्टर। ये था, अरे ये तो फॉर्मूला था हमारा। ये जो फॉर्मूला है इसको हमने राइट डाउन कर लिया है। और मैं अब क्या कह रहा हूं कि सिचुएशन हमारे पास ऐसी है कि हमने जो आपका फोर्स था ना उसको कर दिया है कांस्टेंट। क्या कर दिया? फोर्स को कांस्टेंट। आपके फोर्स को हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो क्या होगा वर्क डन अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो जाए? इस कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? अगर मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया ना तो 100 का 100 ही है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। 100 का 100 रहेगा, 101 नहीं हो सकता और 99 नहीं हो सकता। ये है कांस्टेंट का मतलब। तो होगा क्या? देखो वर्क डन पे देखो, जब भी चीजें कांस्टेंट हो जाती है ना वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आती हैं। उनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं। इंटीग्रेशन उनका होता है जब चीजें बदलती रहती हैं। तो फोर्स आपका बाहर आ गया, ये आपका फोर्स आ गया बाहर। फोर्स जैसे ही बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया आपके पास? डी आर, सिर्फ ये बच गया। ये आपके पास नया फॉर्मूला आ चुका है, किसका? वर्क डन का। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अरे फोर्स आपका कांस्टेंट हो चुका है भाई। फोर्स आपका, मैंने क्या कहा? फोर्स आपका हुआ कांस्टेंट। जैसे ही फोर्स आपका कांस्टेंट हुआ, ये आया बाहर। केवल अब क्या बचा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट ए है और यहाँ पे दूसरा मेरे पास कोई पॉइंट बी है और कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो कुछ इस तरह से होते हुए और जा रहा है कहाँ? पॉइंट बी तक। ठीक है, आप देख पा रहे हो अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन रही होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करके गया ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। तो आपको तो ये निकालना है ए बी, आपको तो ये निकालना पड़ेगा ए बी, और इसी को आप क्या बोलोगे? डी आर वेक्टर। ये बोलोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे यही तो है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो यही है हमारा। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट।
तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर। ए पॉइंट से कोई गया बी पॉइंट पे, पर आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, यानी जहां से जर्नी को शुरू किया था। अरे ये आपकी फाइनल पोजीशन है जहां पे पहुंचे। तुम अपने घर से कहां गए रे, स्कूल गए हैं, तो इनिशियल टू फाइनल आपकी जर्नी क्या होगी, इनिशियल से फाइनल, यानी बीच में जो कुछ आया ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। अगर इसकी वैल्यू आपको मिल जाए तो आप यहां पे रख दो। इसका इंटीग्रेशन बड़ा जरूरी है। इंटीग्रेशन होता है क्या है, बहुत सारी क्वांटिटीज, अलग अलग डायरेक्शन है, सबको आप एक करना चाहते हो। ये देख पा रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन, आप सबको एक करना चाहते हो, इसलिए आपने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना आपको, तो ऐसे रख सकते हो आप, W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, F वेक्टर तो ये है, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा R वेक्टर, डेल्टा R। अरे कोई भी क्वांटिटीज है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे टोटल हीट कैसे निकालते हो, जो पहले टेम्परेचर था उसमें से अब वाले टेम्परेचर को निकाल देते हो, टोटल हीट। ऐसे तो भाई चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, अरे ऐसे तो निकालते हो, वही मैंने कर दिया। तो यहाँ पे इसको डेल्टा आर वेक्टर लिखा ही जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट को फाइनल वाले में से इनिशियल निकाल दो, फाइनल वाली पोजीशन में से इनिशियल निकाल दो, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इस डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू एफ डेल्टा आर वेक्टर, तो एफ और डेल्टा आर और कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया यार, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। कब लगाना है, हमेशा नहीं लगाना है। कब लगाना है, जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो तभी लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। अगर आपका फोर्स है वो क्या हो, अगर आपका फोर्स है वो हो कांस्टेंट, अगर आपका फोर्स कैसा हो, फोर्स है ना वो कांस्टेंट हो। मैंने अभी तो बोला कि किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ऊपर हेडिंग दिख रही होगी आपको। फोर्स अगर आपका कांस्टेंट हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स को चेंज नहीं कर रहे, फोर्स लगाया वो बराबर है, जितना लगा दिया ना वो लगा दिया है, और उसको बदलना नहीं तुमको। तो फोर्स अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये लगाना, फोर्स तो हो गया कांस्टेंट, ये डेल्टा आर और कोस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कोई एक एग्जाम्पल ले लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूं, देखो छोटा सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका कुछ भी मास है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी देर बाद हो जाती है चेंज। यहाँ पे इस सरफेस पे मान लो ये रखा हुआ था, ठीक है, ये इधर वाला तो बेचारा सरफेस से ऊपर ही उठा हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट इतने समझदार हैं वो मान लेंगे कि ये सरफेस पे रखा हुआ है। हमने इसको पुश किया, इसको धक्का मारा, मान लो इसको रस्सी से पकड़ के खींच रहे थे हम, इधर से हम मान लो हमने लगाया था 100 न्यूटन फोर्स, कितना लगाया, 100 न्यूटन, इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया हमने, इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे थे हम, ठीक है, रस्सी से अरे इधर आप ऐसे खींच रहे थे ना। फिर जब ये खींचने लग रहे थे तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा था, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, हम 10 मीटर खींच ले गए इसको, है ना, 100 न्यूटन फोर्स लगा के हमने इसको कितना खींचा, 10 मीटर खींच के ले गए। यहाँ एंगल बन रहा था, एक एंगल बन रहा था हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो बीच में एक एंगल बन रहा है। बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, उसके लिए सॉरी, पर वैसे आपको कहाँ पता चला हुआ है, तो हमें पता चल रहा है, एडिटिंग में कर देंगे इसको, ठीक है ना। देखो एंगल आपके पास है 53 डिग्री, आपको ये बोल रहा है कि वर्क डन निकालो, आप क्या निकालो, वर्क डन। तो वर्क डन आपका ये जो फोर्स है ये बताओ कांस्टेंट है कि नहीं है। अरे ये फोर्स मैंने कहा कांस्टेंट है, क्या मैं कह रहा हूं कि फोर्स मैंने एक बार ज़्यादा फोर्स से खींच रहा था बाद में कम से खींचूंगा, ऐसा कहा मैंने नहीं कहा। तो फोर्स कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको यूज करके इसका आंसर बताते हैं। देखो फटाफट देखो इसका आंसर क्या होगा। इस फोर्स को हमने यूज किया तो देखो सबसे पहले तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स कितना है, अभी वेक्टर फॉर्म तो है नहीं हमारे पास, एफ वेक्टर की जरूरत है क्या हमें, अरे वेक्टर तो तब होता ना आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे बोलता कि आपका फोर्स है 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 17 के कैप, तब होता फोर्स वेक्टर में। तो अभी तो सीधा दिया है ना, फोर्स कितना है 100 न्यूटन है, तो तुम भी सीधा रख दो एफ, तो वर्क डन इक्वल्स टू 100 न्यूटन इनटू आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में नहीं दिया,
आपको देता ना 2 पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता, ए पॉइंट है आपका 2i कैप प्लस 7j कैप, दूसरा पॉइंट है आपका 3i कैप प्लस 2k कैप। अगला क्वेश्चन वैसा ही करूंगा, है ना। देखो, पर अभी आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया तो सीधा रख दो। तो यहाँ पे आपके पास वर्क डन इक्वल्स टू 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट, बताओ यार कितना, 10 मीटर हुआ। और कोस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आपको दे रहा है 53 डिग्री। और ये फेमस सा ट्राइंगल है हमारा, याद कर लो तुम वो ट्राइंगल जिसमें अगर आपका एंगल होता है 53 डिग्री, अगर आपका एंगल होता है 53 डिग्री तो 53 डिग्री के सामने होता है 4 और आपकी ये हाइपोटेनियस होती है 5 और आपका बेस हो जाता है 3। कोस थीटा, कोस 53 आपको निकालना है। तो हमें पता है कि कोस देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो ये साइन है, ये कोस है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन बेस, तो आप परपेंडिकुलर कितना है रे यार, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपके पास कितना है 3 और आपके पास हाइपोटेनियस 5 है, तो ये मैंने लिखा 5। तो ये आ गया आपके पास 2। तो 100 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास भाई 200, और 200 को 3 से और गुना कर दो, कितना हो गया 600। अरे 600 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपके पास आ गया 600 जूल, ये आपके पास आया वर्क डन और यही आपका आंसर है। बड़ा आसान था। ये तो तब था जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स अभी क्या वेक्टर फॉर्म में था, अरे स्केलर था। देखो इसमें कोई डायरेक्शन दी नहीं फोर्स की, सीधा सीधा आपको बोला 100 न्यूटन। अब आपको फोर्स देगा जब वेक्टर फॉर्म में लिख के, तब आएगा मजा क्वेश्चन करने में, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक और क्वेश्चन है देखो आपके पास, पिछले क्वेश्चन में जो आपने देखा था उसके अंदर जो हमारे पास फोर्स था वो नॉर्मल कंडीशन में था। इस बार आप देखो वेक्टर आ गया है, पिछली बार तो नॉर्मल था, अब क्या है वेक्टर फॉर्म में आ गया है। पर फोर्स अभी भी कैसा है, कांस्टेंट है। ये आपसे ये नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको फोर्स को चेंज करना है। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे ये हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, फाइंड वर्क डन बाय ए फोर्स, ये फोर्स लग रहा है इन मूविंग ए कार फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट। एक कार है, मान लो इसको मान लो पॉइंट P, इसको मान लो पॉइंट Q। तो एक गाड़ी है, तुमने A पॉइंट से उसको धक्का मारा और B पॉइंट पे जाके रुकी। सिचुएशन क्या है देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे एक थोड़ा सा हम ग्राफ टाइप उसको ड्रा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ पाए पोजीशन। तो ये वो पहली चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मान लो कार पहले इस A पॉइंट पे थी, P पॉइंट मान लो, चाहे इसको आपकी मर्जी है। बाद में कार है वो किस पॉइंट पे चली गई, Q पॉइंट पे चली गई। तो P पॉइंट आपका क्या है 1,4 का मतलब समझ रहे हो, ये I और J की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर 143 चले छोड़िए, 146 होता है तो क्या होता I J और K और हो जाता है ना। बच्चे आजकल बड़े 143 करते रहते हैं ना। देखिए तो यहाँ पे ये हो जाता है आपके पास I कैप 1 है तो 1I कैप प्लस 4J कैप, ये पॉइंट है आपका। और Q पॉइंट क्या है -3 और 5, तो -3I कैप और प्लस हो जाता 5J कैप, ये 2 पॉइंट हैं। और आपको क्या कह रहा है कि भाई कार को आपने P पॉइंट से Q पॉइंट पे ले गए हो आप, है ना। ये कह रहा है कि कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवाने में आपने ये बताओ कि कितना वर्क डन किया। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डन इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास फोर्स, अब वेक्टर में है फोर्स तो F वेक्टर, और डॉट आपके पास आता है डेल्टा R वेक्टर। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो यही फॉर्मूला फाइंड आउट किया था हमने, भूलना मत यार अब, है ना। देखो डेल्टा R, इसको अगर थोड़ा सही से लिखें तो क्या आ जाएगा F वेक्टर डॉट डेल्टा R, या डॉट को हटा देते हैं तो डेल्टा R कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि थीटा की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, पर थीटा तो हट गया था ना यार। जब फोर्स कांस्टेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला यही तो आया था F डेल्टा R, इसी को रख देंगे, इसी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम, ठीक है ना। देखो इसी का डॉट प्रोडक्ट, डॉट रहने देते हैं, चलो नहीं हटाते हैं इसको। तो देखो क्या होगा, P और Q ये 2 पॉइंट है आपके पास, मुझे ये चाहिए डेल्टा R वेक्टर, ये चाहिए, और ये यही तो है, इसकी वैल्यू यही है। अब भाई जब फाइनल पॉइंट में से इनिशियल निकाल दो तो डेल्टा R आ जाता है। भाई तुम्हें कोई बोलता है कि तुम्हारे पास 4 लड्डू थे, अब 2 बचे,
तो जो अंतर आया वो कितने का आया, 4 में से 2 को निकाल दो तो 2 का अंतर आया, सीधी सी बात है। तो अब ये है, पहले ये था, तो इसमें से निकाल दो तो तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा, वही तो है डेल्टा आर। तो रख देते हैं, देखो तो यहाँ से अपन रख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू आर फाइनल और माइनस आर इनिशियल। भाई डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, तो आर इनिशियल इसको आप मान लो आर इनिशियल और इसको मान लो आर फाइनल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ओ, ठीक है। इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, इसको जाओ जो चाहे यार एक्स वाई जेड जो तुम ले लो, ये हमारा एक्स है और इधर वाई है, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइनल क्या है आपके पास, फाइनल ये है 3i माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये है आपके पास फाइनल और इसमें से निकालना है, तो माइनस इनिशियल क्या है आपके पास i कैप प्लस आपके पास है 4j कैप। अरे यही तो है, अब इसमें से बाकी निकाल दो। अरे यार माइनस कर दो फटाफट, देखो तो यहाँ पे i में से i माइनस करेंगे तो माइनस का 4i कैप हो गया। अरे 3 माइनस का है, 1 भी माइनस का जोड़ दोगे 4 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। 5 है यहाँ पे, इसमें से 4 को माइनस करोगे तो 1 प्लस का क्या बच जाएगा, j कैप प्लस j कैप, उधर 4 माइनस का हो जाएगा ना, माइनस है जिसकी वजह से, तो प्लस आपके पास क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया आपके पास j कैप, ये बचा है। ये क्या आ गया, डेल्टा आर वेक्टर, ये आपके पास आ चुका है। अब फोर्स तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो बस अब तो वैल्यू रखनी है और फिर आंसर आ ही जाएगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू, तो F की वैल्यू रखो, फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है 5i कैप 5i कैप प्लस 3 हो जाएगा आपके पास j कैप, अरे क्वेश्चन में दिया है यार, इसको फटाफट रखते हैं, और प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इसके साथ में, तो माइनस, भाई फॉर्मूला फोर्स तो रख दिया आपने और डेल्टा आर को और रखना है, तो डेल्टा आर यही तो है आपका, ये अभी आपने निकाला वही है ना, तो माइनस 4i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, i को i से गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ जाता है, मतलब 1 आता है, और i को j से करते हो तो 0। तो देखो i को i से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो 5 को 4 से करेंगे तो -20, ठीक है। तो i को i से करेंगे तो 1 हो गया, और 5 को 4 से किया तो 20 आ गया, i तो ख़त्म हो गया ना, अरे i को i से करते ही 1 हो गया, तो इंटू में 1, चाहे लिखो या मत लिखो क्या फ़र्क पड़ता है ना, ठीक है। फिर इसको j को j से करते हैं, देखो 3 को अगर 1 से करते हैं तो क्या आ जाता है, +3, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, और j को j से करेंगे तो भी 1 आएगा, फिर k को इन सभी से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आना है, डेफिनेट सी बात है। तो ये आपके पास आ गया, 20 को इसमें से माइनस कर दो तो W की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अरे वर्क डन आ गया है, सो तो नहीं रहे हो, जग रहे हो ना, देखो वर्क डन आपके पास आ रहा है, 3 को माइनस कर दो तो -17 जूल, ये आया है -17 जूल। कितना आसान क्वेश्चन है यार, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो तब वर्क डन कितना होगा, ये फॉर्मूला लगाओ, ये हमने निकाला है ना, ये फॉर्मूला लगाओ और चीज़ों को रख दो, आंसर आ ही जाता है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे चलते हैं। आपको जो पहली बात पता चली वो ये पता चली कि भाई वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना वो होता है आपके पास इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये पता चली थी कि नहीं। दूसरी बात आपको ये पता चली कि अगर आपका फोर्स कैसा हो जाए, अगर आपका फोर्स हो जाए कांस्टेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला फिर हो जाता है W इक्वल्स टू F, तो बाहर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है डेल्टा आर वेक्टर। याद रखने वाली बातें हैं, भूलना नहीं है इनको, ये हो जाता है। आप देखना थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ चीज़ों को, क्या करूँगा अभी आपके सामने ही होगा सब जो होगा। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, तीसरा मेथड कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को, भाई डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा आ ही जाता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू F वेक्टर डेल्टा आर, और चाहूँ तो डॉट को हटाते ही क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम आपको अब आएगी। देखो फोर्थ पॉइंट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W यानी वर्क डन इक्वल्स टू F वेक्टर, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा आर वेक्टर कोस थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको,
और चाहूँ तो मैं इसको पांचवी तरह से कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू एफ वेक्टर कोस थीटा और साथ में यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा आर वेक्टर। ये समझ पा रहे हो मैंने क्या कर दिया? खेल गया मैं कुछ ना कुछ। क्या खेल गए सर? देखो यहाँ पे बात अगर करी जाती है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो कि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज दैट आपका फोर्स इधर लग रहा है, और मान लेते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इधर काम कर रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच जो भी एंगल है वो एंगल मान लो थीटा। ध्यान से समझ लेना बात को, अब ये दोबारा नहीं सीखने को मिल रहा है, समझ लो इसको ध्यान से। देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है और बीच में एंगल बन रहा है इन दोनों के थीटा। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और ये थीटा एंगल वही तो है। चलो मैं चाहता हूं कि मैं फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को लूं, तो अगर आर वेक्टर का यहां कंपोनेंट निकालूं तो क्या ये नहीं होगा? आर वेक्टर ये डेल्टा आर है अगर, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर और ये नहीं हो जाएगा डेल्टा आर कोस थीटा। अरे जिधर थीटा होता है वेक्टर का एक कंपोनेंट कोस थीटा, जिधर थीटा है दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा। मैंने वही तो लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस सिचुएशन में क्या किया है, फोर्स को इस सिचुएशन में मैंने डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में लिया है। मैंने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में लिया है और इससे नीचे वाले में जस्ट अपोजिट किया है। अगर मैं इस डायरेक्शन में इस फोर्स को लेना चाहूं तो क्या मैं फोर्स का एक कंपोनेंट यहां ये नहीं लिख सकता, एफ कोस थीटा। इस नीचे वाले में देखो मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लिया है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने लिखा है इसमें मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में लिया है और इसमें मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लिया है। पहले वाले में क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में और दूसरे वाले में फोर्स को फिर डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन में। बस कुछ नहीं है, सिंपल है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये फॉर्मूला बड़े ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको काम आएंगे। स्क्रीनशॉट लो। क्या हो अगर आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाए? यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला तो ये होता है ना भाई, एफ वेक्टर और डॉट होता है आपके पास डी आर वेक्टर, यही फॉर्मूला है। अरे फोर्स का यही फॉर्मूला है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का यही फॉर्मूला है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर क्या हो कि आपका ये जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट ना रहे, वेरिएबल हो जाए, इसी की तो बात कर रहे हैं अब हम, कांस्टेंट की बात तो कर चुके हैं। तो अगर ये आपका फोर्स है ना वो कैसा हो जाए, वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, थोड़ा वेरिएबल को और अच्छा लिखेंगे यार। वेरिएबल क्या हो अगर ये वेरिएबल हो जाए, मतलब आपने जो फोर्स लगाया था पहले 100 न्यूटन था, तो 100 का 100 था, क्या हमने कह दिया ना 100 न्यूटन, बदल नहीं सकता है। अब अगर आपने 100 लगाया तो ये बदलेगा, या तो कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? तो आपको अब कुछ नहीं करना। फोर्स जब वेरिएबल है, कांस्टेंट था तो आपने फोर्स को उठा के बाहर ले लिया था, अब ये वेरिएबल है तो इसका भी इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखो जब फोर्स वेरिएबल होगा तो इसकी वेक्टर फॉर्म में इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप इसको बताओ ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसा लिखना पड़ेगा। या फिर अगर इससे थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऐसा कह देता हूँ, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन जे कैप प्लस फोर्स इन जेड डायरेक्शन के कैप। आई होप इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भाई फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में हुआ तो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा। मैंने तीनों को लिख दिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप, सीधी सी बात है। ये तो हो गया फोर्स वेक्टर फॉर्म में। अब डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, ठीक है, डॉट ये हो जाएगा आपका डी एक्स आई कैप। अगर एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आई कैप, अगर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में हुआ हो तो जे कैप, अगर डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस में हो गया हो तो क्या हो जाएगा, के कैप। सीधी सी बात है ना, ऐसा हो जाएगा।
और अब चाहो तो आप इनको सेपरेट सेपरेट लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स आई को आई से, जे को जे से और के को के से, डॉट प्रोडक्ट है ना, दिख रहा होगा आपको। तो वर्क डन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स और डी एक्स। आई और आई को मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाता है, तो चाहो तो मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, चाहे मत लिखो। मैंने तो इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, बात खत्म। ये हो गया इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डॉट डी वाई। जे को जे पे करने पे 1 हो जाता है, चाहो तो मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, और प्लस एफ जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड, और ये हमने लिख दिया। ये आपके पास निकल के आ गया है वर्क डन का फॉर्मूला, और बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला आया यार, शानदार फॉर्मूला आ गया है। और इसी का अपन यूज करेंगे जब आपके पास वेरिएबल होगा फोर्स। इस बार फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स बदल रहा है भाई। जब फोर्स बदलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, और बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है। इसको आपको लर्न तो करना ही नहीं यार, चीज़ों को जब समझ लोगे ना तो लर्न करने की नौबत आएगी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको लर्न करने की। ये देख लो आपके पास, अब इस पर क्वेश्चन करवाएंगे बहुत बढ़िया सा आपको। क्वेश्चन है देखो, फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, फोर्स आपका वेरिएबल है, फोर्स बदल रहा है। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स। एक वर्क डन फाइंड आउट करके बताओ किसी फोर्स से, ये फोर्स दिया है। इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम, एक पार्टिकल को अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक लगाया, लेकिन अब इस बार फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, फोर्स है वो बदल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने अभी अभी एक फॉर्मूला को ड्राइव किया है, वर्क डन इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास होता है एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ वाई डॉट डी वाई। ये ऐसा होता है क्या यार? लेकिन बात ये है कि x और y फोर्स में तो 2 ही कंपोनेंट है, और इधर भी देखो डिस्प्लेसमेंट में भी 2 ही कंपोनेंट है, तो क्यों हम z को लिखने की नौबत उठाएं? ज़रूरी नहीं है। तो देखो अगर होता z आगे तो प्लस लिख देते एफ जेड और डी जेड, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी है नहीं, हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स कितना है, एक्स आई कैप, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक्स डॉट डी एक्स, यही आएगा भाई। आई कैप तो हो गया ना, आई कैप तो एक्स एक्सिस में हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया एक्स डॉट डी एक्स, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा एफ वाई, तो वाई में कितना है 3y, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y डॉट डी वाई, ये होगा 3y डॉट डी वाई। लिख दिया हमने जो वैल्यू थी फोर्स के हमारे पास। अब कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, फ्रॉम 3 5 2, तो 3 to 2, ये आई है ना, आई की वैल्यू को आई में करोगे तो आई के अंदर बदलाव, चेंजमेंट कितना है, लिमिट है ये लिमिट। अरे यार मैथ्स अगर अब नहीं आता ना तो बड़ी दिक्कत होगी। देखो 3 to 2, तो ये चेंजमेंट हुआ 3 से लेकर के और -2 तक लिमिट हो गई। इसकी लिमिट है 5 से लेकर के 3 तक, 5 से 3, ठीक है, 5 से लेकर के 3 तक। तो हमें वर्क डन बताना है। देखो अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो वर्क डन इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, देखो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स कितनी है भाई, ये फॉर्मूला होता है यार, ये मत पूछना यार, अभी मैं मैथ नहीं पढ़ाता। देखो क्या है, x की पावर n का फॉर्मूला होता है आपके पास x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे बताओ x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे 1+1 अपॉन 1+1 आएगा कि नहीं, तो x की पावर 2/2 आएगा। देखो वही किया है मैंने, x की पावर 2/2। लिमिट आपको दे रखी है 3 और -2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और -2। ये बात आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। x की पावर कुछ भी हो ना, देखो यहाँ पे x की पावर n डॉट डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। इसके बाद देखो आगे है y, ठीक है, ऐसे ही y की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 3 है वो तो कांस्टेंट है, तो 3 को तो बाहर ले लो, प्लस, तो 3 को हमने ले लिया बाहर, और y स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, सीधी सी बात है। लिमिट कितनी है 5 to 3, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ये 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो सेम फॉर्मूला यूज किया हमने, y x की जगह बस y था तो y dy था, यहाँ x dx था, बस फर्क इतना है, तो y का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब देखो नेक्स्ट, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, क्या यहाँ से 1/2 को बाहर ले लूँ मैं,
1/2 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x², और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 और यहाँ पे -2 प्लस 3 तो पहले से है, 2 को और बाहर ले आऊँ तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया y², और y² के साथ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 और 3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगली स्टेप देखो, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सीधी सी होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो ऊपर वाला है उसको पहले रख दोगे, और ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए यार, अब तुम जी मेंस प्रिपेयर कर रहे हो और 11th क्लास के बच्चे हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो ऊपर वाला है उसको रख के माइनस नीचे वाले को, मतलब नीचे वाले को रख के माइनस कर देते हैं। कैसे देखो, एक बार 2 को रख दो और एक बार 3 को, तो 1/2 तो ऐसे कैसे, एक बार 2 को रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस, ठीक है। अपर लिमिट रख दी अपन ने, x की जगह पे -2 रखा, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा दिया अपन ने, और लोअर लिमिट 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, ये हो गया। अब ऐसे इसमें करना है, प्लस 3/2 तो पहले से है बाहर। अब एक जगह पे एक बार y की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ये हो जाएगा 9, माइनस एक बार y की जगह 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है, तो देखो यहाँ से इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो w इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपके पास, 4 में से माइनस को मतलब 9 में से 4 को माइनस करोगे तो -5, तो ये आपके पास बच गया -5, और या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ -5/2, एक ही बात है, -5/2, क्यों लंबा खींचना किसी चीज़ को, है ना। फिर प्लस, अब देखो उसमें से 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 एंड देखो 15, ठीक है, 10 एंड 15 और ये 1 कितना हो जाएगा 16। सो 3 इंटू ये माइनस का है, -3 इंटू 16 और अपोन में आ जाएगा 2, ऐसा ही होगा। तो 2 से आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। तो 8 इंटू 3 आ जाएगा 24। तो यहाँ से आप लिख सकते हो w इक्वल्स टू ये आपका -5/2, और यहाँ पे इसको करोगे 8 इंटू 3 तो 24 हो जाएगा, तो -24। एलसीएम ले लेना 2, जो भी आंसर आएगा उसके आगे लिख देना जूल, उसके आगे लिख देना जूल, यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या आएगा इसको सोल्व करके कमेंट में आपको राइट डाउन करना है, इतना तो कर ही लोगे यार, है ना। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान था। क्या किया हमने, बस फोर्स को रखा इस फॉर्मूले में, x की वैल्यू x में रखी, y की वैल्यू y में रखी। जहां से 3 से 2 x में कहां से कहां गया, ये वैल्यू x की है, इसको मैं चाहूं तो 3i कैप प्लस 5j कैप लिख सकता हूं ना। पहले x है फिर y है, फिर ये x है फिर y है। अगर 4 का चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा है तो पता है आपको ये सब बातें। देखो तो 3 यहाँ पे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट आपकी 3 से लेकर के -2 तक गई x में, और y में कहाँ से कहाँ तक गई, देखो 5 से लेकर के और 3 तक। बस मैंने वही रखा है, उसके बाद तो सोल्व किया है। बस मैथ का सा क्वेश्चन बन गया आपका एकदम सिंपल सा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आज का लास्ट टॉपिक, वर्क डन बाय ग्राफ, कि भाई आपको ग्राफ दे दिया जाए तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ऐसा कोई भी आपको ग्राफ दिया जाए, अब मुझे एक बार फटाफट बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। बहुत बार देख लिया हमने, f वेक्टर और इनटू में क्या होता है आपके पास, dr वेक्टर, ये होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ग्राफ हो ना, कोई भी आपके पास ग्राफ हो x y z, और वो ग्राफ किसके बीच हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। वो ग्राफ अगर किसके बीच, यहाँ पे r ले रखा है तो चलो r ले लेते हैं। वो ग्राफ किसके बीच हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो उस ग्राफ के थ्रू जितना एरिया है, हम छोटा सा इसको एक पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया है ना DA, ये जो DA अगर आप निकाल लोगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे सिर्फ इस बात से इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये कोई ग्राफ था, हमने इसका एक पीस माना, ठीक है, और ये किसके बराबर है, DA के, और यही वर्क डन है हमारा, ठीक। बस इतनी सी बात है। तो अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ हो तो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ,
लेकिन वो ग्राफ किसके बीच होना चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच होना चाहिए। एरिया कवर्ड बाय ग्राफ वो हमेशा बराबर होगा किसके? वर्क डन के। वो आपका वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, बात खत्म। देख लो अब इसमें आपको एक क्वेश्चन देता है कि आप पॉइंट 2 से लेकर के एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप पॉइंट 2 से और खिसकाना चाहते हो पॉइंट 4 तक। आप उसको मूव करवाना चाहते हो पॉइंट 2 से लेकर के पॉइंट 4 तक। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कितना वर्क डन किया ये बताओ। तो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ देख लें अपन। ठीक है, ठीक है, या फिर आप कह दो चलो 0 से। ठीक है, 0 से लेते हैं, या फिर इसको 0 से थोड़ा सा, एक सेकेंड, इस लाइन को पूरा कर देता हूँ वापस। तो आप ये चाहते हो कि ये जो आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे 0 से यानी इस पॉइंट से, और आप ले जाना चाहते हो कहाँ तक? इस पॉइंट तक, पॉइंट 3 तक ले जाना चाहते हो। तो 0 से आप यहाँ तक ले आओगे। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ये 60 हो गया आपका। यहाँ पे कितना है? 4 से वो 40 है। एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, अपने ग्राफ ने ये एरिया कवर किया, अपने ग्राफ ने ये एरिया कवर किया, तो बस आपको ये एरिया निकालना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ये एरिया निकालते ही वर्क डन आ जाएगा। अभी एक ट्रोपिज्म है, या फिर आप इसको क्या कर लो, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लो, उससे भी एक एरिया आ जाएगा। भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। बेस आपका कितना हो गया? 3, और इंटू हाइट कितनी होगी इस ट्राइंगल की? भाई इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? ये ट्राइंगल की ये हाइट है, ये हाइट कितनी होगी? 60 - 40 तो हो जाएगा 20। तो यहाँ से आप करोगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 × 3 हो जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 30 जूल। प्लस इससे काम नहीं चलेगा, है ना? तो ये तो केवल अभी कम ही एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया ही आया आपके पास। नीचे वाला जो रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है? 3, और ब्रेड्थ कितनी है? 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 × 3। तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल 30 + 120 वर्क डन इक्वल्स टू, और ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 150 जूल। ये आपके पास आंसर होगा। आप चाहो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला आपके पास होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये देखो 40 है और ये आपके पास 60 है। ठीक है, ये वाली साइड 40 है और इस ट्रेपेजियम की ये वाली साइड कितनी है टोटल? यहाँ से यहाँ तक 60 है ना, ये टोटल है आपके पास 60। ठीक, तो ये आपके पास 60 है और ये आपके पास टोटल 40, आप देख सकते हो। तो 40 + 60 कितना हो गया? अगर इस तरह से आप निकालते हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू, तो सम ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे आपके पास दोनों का सम, तो 40 + 60। तो ये हमने किया 40 + 60 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके बाद आपके पास हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स। तो इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आप देख ही सकते हो, 3 है। तो इनटू में आपको क्या करना था? बस यहाँ पे 3 रखना था। तो ये आ जाता है आपके पास 6 और 4, 60 और 40 करते हैं 100, और इनटू में आपके पास आ जाता है 3, तो ये आ जाता है 300, और इनटू में 1/2 और होता है ना, 1/2। तो ये by2 करते, और यहाँ पे भी by2 करते, और यहाँ पे भी अगर by2 करते, तो ये आ जाता है आपके पास 150 जूल। वही आंसर आएगा सेम। दोनों केसेस में आप जैसे चाहो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इस तरह से आप वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, सीधा सिंपल होता है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझ लिया है वर्क डन को। वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा कि वर्क डन क्या है, इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन। फिर अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो तब वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो तब कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आपको एक ग्राफ दे दिया जाए तब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।